Okay, students, once again we are ready with our new topic enforcement of social security schemes by law. अभी गवर्नमेंट की तरफ से समय समय पर अलग अलग कानून हमारे पार्लियामेंट में पास होते रहे हैं, जो कि पहली लाइन बता रही है वेरियस लेजिस्लेशंस हैव बीन पास्ड from time to time in our country to provide social security to workers in various industries. तो सरकार द्वारा समय समय पर अलग अलग कानून बना के पार्लियामेंट में पास होते रहे हैं, जिससे कि वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जा सके। अब ये कानून तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट लॉज की। इसमें से सबसे पहले आता है द वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट 1923। अब जब हम वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट के बारे में बात करते हैं तो ये एक्ट क्या है? दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट्स अराइजिंग आउट ऑफ और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉजिंग डेथ एंड डिसेबिलिटी। तो अभी बच्चों आप देखोगे मैंने 3 शब्दों को अंडरलाइन किया हुआ है, एक्सीडेंट्स, डेथ एंड डिसेबिलिटी। इन तीनों शब्दों को समझने के लिए थोड़ा सा हम नीचे देखते हैं कि आखिर ये लॉ बनाया क्यों गया। ठीक, ये लॉ क्यों बनाया गया? जिससे कि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके एम्प्लॉयज़ को। देखिए रेड पेन से लिखा है दिस एक्ट प्रोवाइड्स सोशल सिक्योरिटी टू एम्प्लॉयज़। अब क्यों बनाया गया था? जिससे कि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके एम्प्लॉयज़ को। अब बात करते हैं कौन से एम्प्लॉयज़ को? उन एम्प्लॉयज़ को हु डाइज, मतलब जिस एम्प्लॉय की डेथ हो जाए तो उसके बाद उसके परिवार को, और सफ़र्स फ्रॉम डिसेबलमेंट, उस एम्प्लॉय को जिसको कोई डिसएबिलिटी हो गई है काम करने के दौरान। अब ये जो डिसएबिलिटी है ये पार्शियल भी हो सकती है, टोटल भी हो सकती है। फिर ड्यू टू एन एक्सीडेंट। ठीक, ये जो डिसएबिलिटी ये कैसे हो सकती है? ड्यू टू एन एक्सीडेंट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से हाथ टूट गया, तो कुछ समय के लिए वो काम नहीं कर पाएगा, तो पार्शियल डिसेबलमेंट। अगर हाथ कट गया तब तो वो पहले वाला काम अब कभी नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब टोटल डिसेबलमेंट। तो इज एंटाइटल्ड टू गेट कॉम्पनसेशन। तो इन सारे केसेस में एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन मिलने का अधिकार है, और वो कॉम्पनसेशन किससे लेगा? एम्प्लॉयर से। तो ये था हमारा पहला केस, आपने देखा एक्सीडेंट, डेथ और डिसेबिलिटी का मीनिंग। दूसरा जो केस पास हुआ था, जो लॉ पास हुआ था, वो था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। अब इस एक्ट में भी क्या कह रहे हैं? इट प्रोवाइड्स फॉर द स्टैच्यूटरी मेजर्स अगेंस्ट ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट इन फॉर्म्स ऑफ कॉम्पनसेशन टू बी पेड टू एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे एक बार फिर से आप देख सकते हो बच्चों, मैंने 3 शब्दों का अंडरलाइन किया हुआ, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट और कॉम्पनसेशन। इन तीनों शब्दों का मतलब जानने के लिए पहले हमें डिस्प्यूट्स का मीनिंग मालूम होना चाहिए। आइए देखते हैं, समझते हैं डिस्प्यूट का मीनिंग क्या है। अब डिस्प्यूट की बात जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम शुरुआत इस तरफ से करेंगे, डिस्प्यूट किस किस के बीच में हो सकता है? डिस्प्यूट एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में हो सकता है, डिस्प्यूट एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय के बीच में भी हो सकता है, डिस्प्यूट एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर के बीच में भी हो सकता है। मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन में जहां 2 मालिक हो, 3 मालिक हो, उनके बीच में आपस में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। लेकिन मुख्यतः ये देखा गया सबसे ज़्यादा जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो एम्प्लॉयर वर्सेस एम्प्लॉय होते हैं। अब
एम्प्लॉयर वर्सेस एम्प्लॉय जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं ये सबसे ज़्यादा है, और इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। अगर उन रीजंस की बात करें तो उसमें से एक है वर्किंग रीजंस, दूसरा है वेजेस या सैलरी से संबंधित कुछ कारण होते हैं, तीसरा है कॉम्पनसेशन। भाई अब अगर वर्किंग रीजंस की बात करें तो इसका मतलब वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट हो गया। कई बार वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। कई बार वेजेस की अमाउंट जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती, जिसकी वजह से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं। कई बार वेजेस टाइमली नहीं मिलती, 2-2 महीने बाद मिलती है लोगों को सैलरी, तो उसकी वजह से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। फिर कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन का भाई में पहला है ले ऑफ। भाई हम मालिक ने एम्प्लॉय को काम देना ही बंद कर दिया, उसको हम कहते हैं ले ऑफ, जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स हो गए। रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट का मतलब भाई हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों को हमने नौकरी से हटा दिया, तो जब हम नौकरी से हटा रहे हैं तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। एक्सीडेंट, ऑफिस में काम करते समय कुछ एक्सीडेंट हो जाए जिसकी वजह से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। आखिरकार इन डिस्प्यूट्स की वजह से रिजल्ट क्या होता है? इन डिस्प्यूट्स का रिजल्ट ये होता है कि जो रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय है वो ख़राब हो जाता है, जिसे आप कहते हो बैड, हैम्पर और स्टिफ, मतलब एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। तो आपने देखा डिस्प्यूट्स, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बना था, इसलिए यहाँ पे लिखा ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट और कॉम्पनसेशन, कि कल को अगर ऐसी स्थिति आती है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं, ले ऑफ करता है एम्प्लॉयर या नौकरी से हटाता है एम्प्लॉय को, तो कॉम्पनसेशन वगैरह कैसे पे करना है, तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट सॉल्व करेगा। तीसरा जो एक्ट है वो है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। इसमें क्या कहते हैं? दिस हैज़ instituted the ESI scheme under which the act aims to provide health care and cash benefits in case of sickness, maternity and injury to employees। आइए समझते हैं ये है क्या। सबसे पहले लिखा हुआ है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। जब स्टेट वर्ड आ गया ना, इसका मतलब इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई। ठीक, इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई। अब क्वेश्चन ये उठता है, वाई गवर्नमेंट ब्रॉड दिस सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन? गवर्नमेंट इस कानून को क्यों लेकर आई? तो भाई गवर्नमेंट ने ये देखा कि एक तरफ तो है एम्प्लॉयर और दूसरी तरफ है एम्प्लॉय, और मुसीबतों का जो पहाड़ है वो एम्प्लॉय की तरफ ज़्यादा है, जैसे सिकनेस, मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, मैटरनिटी, डिसेबलमेंट, फ्यूनरल। फ्यूनरल मतलब भाई यहाँ तक के केसेस देखे गए हैं, एम्प्लॉय की डेथ हो गई और उसके अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ये एक्ट बनाया गया, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में, कि सिकनेस बेनिफिट्स दिए जा सकें एम्प्लॉय को, मेडिकल बेनिफिट्स दिए जा सकें एम्प्लॉय को, मैटरनिटी बेनिफिट्स दिए जा सकें अपनी फीमेल एम्प्लॉयज़ को, डिसेबलमेंट बेनिफिट्स दिए जा सकें अपने एम्प्लॉय को। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि ये सारी बातें तो हम वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट में बात कर चुके हैं, डिसेबलमेंट, सिकनेस, अभी अभी हमने देखा था ये डिसेबलमेंट, डाइस मतलब फ्यूनरल, एक्सीडेंट, तो ये सारी बातें तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट में हो चुकी हैं। तो अभी ये सरकार ने फिर से ये क्यों बना दिया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948? तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है
कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट जो 1923 है ये सोशल असिस्टेंस है, और वहीं पे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो है वो सोशल इंश्योरेंस है। तो बच्चों यहाँ पे ये ध्यान रखना है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सोशल इंश्योरेंस एंड सोशल असिस्टेंस। तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट इज अ सोशल इंश्योरेंस। क्लियर? अगले एक्ट के बारे में बात करते हैं। अगला एक्ट है द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। इस एक्ट के बनने से पहले यानी 1952 से पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए तो सारी सुविधाएं थी, लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए कोई सुविधा नहीं थी। मतलब गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, रेलवे एम्प्लॉयज़ है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, इन सब के लिए पेंशन भी थी, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी थी, ग्रेजुइटी भी थी, सब कुछ था। लेकिन प्राइवेट के लिए तो भाई कुछ नहीं था। तब ये एक्ट बनाया गया जिससे कि अदर सेक्टर्स के भी वर्कर्स को रिटायरमेंट के समय बेनिफिट्स मिल सके, उनको प्रोविडेंट फंड मिल सके। फिर अगला है द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 ये कहता है हर वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे फीमेल्स एम्प्लॉयज़ काम कर रही हैं, दे शुड बी प्रोवाइडेड with medical leave, they should be provided with leave and leave with periodical payment। तो जितनी भी फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं दे शुड बी प्रोवाइडेड लीव विद पेमेंट। लास्ट है द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर टर्मिनल बेनिफिट्स पेड इन लम्प सम कॉम्प्लीमेंट्री टू द पीरियोडिकल पेंशन पेमेंट। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड का मीनिंग समझना है। कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड का मीनिंग समझने के लिए देखते हैं क्या है। एक्चुअली में एक तरफ है एम्प्लॉयर और एक तरफ है एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉयर क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है, और उस गिफ्ट का नाम क्या है, ग्रेजुइटी। ठीक, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है, और ये गिफ्ट कब देता है, एट द टाइम ऑफ लीविंग एम्प्लॉयमेंट। मतलब जब ये एम्प्लॉय काम करना छोड़ रहा है तब। अब ये लीविंग के भी कौन कौन से केसेस हैं। लीविंग में पहला केस है डेथ। भाई अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई तो इसका मतलब वो तो जॉब उसकी छूट ही गई, तो उसकी फैमिली को ग्रेजुइटी मिलती है। परमानेंट डिसेबलमेंट, कि भाई काम करते समय कुछ हादसा हो गया, अब वो दोबारा वो काम कभी नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से उसको वो जॉब छोड़नी पड़ती है। रिटायरमेंट, यानी एम्प्लॉय अपनी इच्छा से ही काम करना बंद कर दे। सुपर एन्युएशन या सुपर एन्युइटी। सुपर एन्युइटी का मतलब एम्प्लॉय की वो एज हो गई है, अब वो काम नहीं कर सकता। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 62 ईयर्स के जब वो होते हैं तब वो रिटायर हो जाते हैं। हकीकत में वो रिटायर नहीं होते, वो सुपर एन्युएशन होता है। यहाँ पे याद रखिएगा, सुपर एन्युएशन का मतलब आप उस एज पे पहुँच गए हैं कि अब एज पर लॉ आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकते। तो जब आप उस एज पे पहुँच जाते हैं तब आप उससे कहते हैं सुपर एन्युएशन। और रिटायरमेंट मतलब आपने अपनी इच्छा से अब ये फैसला कर लिया है कि आप इस जगह पे काम नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये गिफ्ट तभी मिलता है जब आपने एक एम्प्लॉय ने एक एम्प्लॉयर के साथ कम से कम 5 साल लगातार काम किया हो। यहाँ पे 5 साल वाली शर्त है, ये नहीं कि 1 साल काम किया तो ग्रेजुइटी। सो एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड टू रिसीव ग्रेजुइटी फ्रॉम एम्प्लॉयर इफ ही हैज़ गिवन हिज सर्विसेज फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 5 years। तो आज के लिए इतना ही।